आ गया है आपका लास्ट। चालू करते हैं चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो जैसे हमने पहले वीडियो में ही इसकी बात कर ली थी रिस्क की एंड इंटरनल कंट्रोल की, थोड़ा सा बेसिक फिर से पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। रिस्क क्या होता है? रिस्क 3 प्रकार के होते हैं, वो चीज़ें सब हम आगे पढ़ेंगे। और उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स लगाए जाते हैं जिसको हम इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं। और उन इंटरनल कंट्रोल्स को हमको चेक करना होता है कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, राइट। ये वर्ड्स हमारे आने चाहिए अगर इंटरनल कंट्रोल्स की बात आती है तो। इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, राइट। अब इंटरनल कंट्रोल्स की बात और रिस्क की बात। रिस्क अगर ज़्यादा है तो उसके लिए कंट्रोल्स भी अच्छे होने चाहिए, वो चीज़ें अपन को चेक करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोने की दुकान का हमने लिया था, तो सोने की दुकान में अगर बहुत बड़ी दुकान है, बहुत ज़्यादा सोना पड़ा है, तो उसके लिए वॉचमैन होने चाहिए, अच्छे ताले होने चाहिए, अच्छा लॉक सिस्टम होना चाहिए कि जैसे चोरी ना हो जाए। कैश के लिए बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि कैश बहुत ज़्यादा आता होगा अगर कैश में ज्वेलरी ख़रीदते होंगे लोग तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी है। अब अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे, राइट, रिस्क था ठीक है लेकिन इन कंट्रोल्स बहुत अच्छे लगाए हुए हैं कंपनी ने, तो मतलब हम कम चेक करेंगे कंपनी को, क्योंकि हम यही मानेंगे कि कंट्रोल्स अच्छे हैं तो उस हिसाब से गलतियाँ बहुत कम होने का चांस है, राइट। इसलिए हम जो भी ऑडिट करेंगे वो बहुत कम करेंगे या इतना ज़्यादा डीपली या ध्यान से नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है चलेगा, इतना गलतियाँ नहीं होगी। लेकिन अगर कंट्रोल्स ही अच्छे नहीं हैं तो फिर हमको बहुत ज़्यादा और बहुत ध्यान से ऑडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें गलतियाँ ज़्यादा निकल सकती है। ये अपने बेसिक पढ़ा, अब आगे फटाफट चालू करते हैं। फाइनल मैराथन वन शॉट लेक्चर। और ये वाले जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, कौन से चैप्टर बचे हुए हैं सर? चैप्टर 3 हम लेके आ चुके हैं और चैप्टर 4 भी अभी इसी वीडियो में आने वाला है आपके पास। तो ये वो दो चैप्टर जो बच्चों के सबसे फेवरेट है ना, सबसे पसंदीदार है ना सर। कई सारे बच्चों ने बोला सर छोड़ दूं क्या इनको? अरे नहीं नहीं नहीं, इजी पार्ट है इसमें, इजी वाली चीजें तो कम से कम करके जानी है। और सुनो, ये वाले वन शॉट से तो करके ही जानी है। यहाँ पे क्वेश्चन कोई बहुत टेढ़े मेढ़े नहीं आते। हाँ, अगर साइज ऑफ द चैप्टर की अपन बात करते हैं ना बेटा, तो ये साइज काफी बड़ी है, लेकिन अगर यहाँ से भी करोगे तो हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे जितना एग्जाम के लिए आपको जरूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये वाले चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस पहले से है भी नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑडिट के रिस्क के बारे में बात हो रही है। देखो बेटा, अलग अलग पहले सर से समझते हैं फिर मेरे से समझते हैं। रिस्क होते हैं। एक तो क्लाइंट के लिए रिस्क होता है। क्लाइंट कौन? जिसके हम ऑडिट करते हैं। उसके लिए क्या रिस्क? उसके बिजनेस का रिस्क। ठीक है, कि बिजनेस में अच्छा बुरा क्या क्या हो सकता है। उसके अलावा जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो ऑडिटर को भी कोई रिस्क होते हैं। ये कौन से रिस्क होते हैं, क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो ऑडिटर के लिए एक ही रिस्क है कि भाई जो उसका मेन काम था वो उसने गलत कर दिया। ऑडिटर का मेन काम क्या? ऑडिटर का मेन काम है कि उसको एक ओपिनियन देनी है जो एप्रोप्रिएट ओपिनियन होनी चाहिए। बस रिस्क क्या लग गया कि भाई ऑडिटर ने कौन सी ओपिनियन दे दी? ऑडिटर ने दे दी इन एप्रोप्रिएट ऑडिट की ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल स्टेटेड यानी गड़बड़ियां थी और ऑडिटर ने बोला कि गड़बड़ी नहीं है। ये ही ऑडिट का रिस्क है। इसका ऑपोजिट ऑडिट का रिस्क नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी नहीं थी, ऑडिटर बोल दिया है। ये कभी भी ऑडिट का रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि बिना गड़बड़ी के ऑडिटर कैसे बोल सकता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ही रिस्क है कि ऑडिट। तो जैसे अपन ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो भी चीज़ें ऑडिटर ऑडिट करता है उसमें उसको हर चीज़ का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलना चाहिए। उसके अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमको नहीं मिला है तो हम ओपिनियन नहीं बना सकते, राइट। तो हम अगर ओपिनियन बना रहे हैं तो जो हमको एविडेंस मिला है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, उसी के बेसिस पर हम ओपिनियन बना रहे होंगे, राइट। हम ऑडिटर है तो हम उसी के बेसिस पर ओपिनियन बनाएंगे। अब हम अच्छा ओपिनियन बनाएंगे या ख़राब ओपिनियन बनाएंगे, मतलब जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी तो हमको कौन सा ओपिनियन देना चाहिए? मॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब ख़राब ओपिनियन, राइट। लेकिन अगर मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, तो हमको अच्छा ओपिनियन देना चाहिए, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, राइट। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूँ, तो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन मैं ऐसा ओपिनियन दे दूँ कि अनमॉडिफाइड, मतलब कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं पूरे कंपनी में, ऐसा मैं अगर बोल दूँ एज अ ऑडिटर, चाहे मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी फिर भी, तो वो मेरा रिस्क हो जाएगा ऑडिट का
कि मैं इनएप्रोप्रिएट मतलब गलत ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मेरे को देना चाहिए था वो नहीं दे रहा, दूसरा ओपिनियन दे रहा हूँ, गलत ओपिनियन दे रहा हूँ। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर ही करते हैं। तो अगर एविडेंस मिले होंगे तो मेरे को पता चला होगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि है, पर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ नहीं है। ठीक है, समझ गया ना? नहीं समझ आया तो 20 सेकंड पीछे करके देख लेना, समझ आ जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं फटाफट। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ये इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन कौन सा हो गया? अल्टीमेटली उसको क्या देना चाहिए था जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी है? उसको मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। उसने क्या दे दी होगी? उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दी होगी। बस ये ऑडिट का रिस्क है। ऑडिटर एक्सप्रेसेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटेड। इससे ऑडिटर की बैंड कहां बचती है? उसके रेपुटेशन की तो ऐसे तैसे हो ही जाती है, डैमेज हो ही जाता है। रेगुलेटरी एक्शन लगता है, लीगल एक्शन उस पर लगता है। इसीलिए ऑडिटर को प्लान एंड परफॉर्म करना है ऑडिट, ताकि ऑडिट रिस्क जो है वो एकदम जीरो तो नहीं हो सकता बेटा, लेकिन एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ये कम हो जाए। फिर ऑडिट रिस्क को अगर अपन फॉर्मूले वाइज, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए समझ लो कि ऑडिट रिस्क हमको ऑडिटर को कैसे प्लान और परफॉर्म करना है ऑडिट को, जैसे ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। जितना कम ले जाया जा सके उतना कम जाए ऑडिट का रिस्क, हमको यही ट्राई करना है, वैसे ही प्लान और परफॉर्म करना है ऑडिट को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ऑडिट रिस्क कम से कम होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं गलत ओपिनियन दे रहा हूँ, मैंने ऑडिट समझो सिर्फ 10% ही इन्वॉइसेस चेक किए सारे पूरे कंपनी के, सिर्फ 10%, तो क्या मैं सही ओपिनियन बना पाऊँगा? नहीं, तो उसमें ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। तो मेरे को ऐसे प्लान और परफॉर्म करना है ऑडिट को कि उसमें कंपनी में मेरे को 80% चीज़ें तो चेक करनी ही है। चलो नहीं 80 नहीं तो 70 तो चेक करनी है, नहीं तो 60 तो चेक करनी है, जिससे मेरा ऑडिट रिस्क कम से कम हो पाए। राइट, डन, आगे बढ़ते हैं। को प्लान एंड परफॉर्म करना है ऑडिट, ताकि ऑडिट रिस्क जो है वो एकदम जीरो तो नहीं हो सकता बेटा, लेकिन एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ये कम हो जाए। फिर ऑडिट रिस्क को अगर अपन फॉर्मूले वाइज लिखना चाहें तो उसका फॉर्मूला बनता है, इट इज ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी इस होने का रिस्क इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया, इनटू डिटेक्शन रिस्क। आरओएमएम के दो कंपोनेंट होते हैं, याद रखना, आरओएमएम के दो कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट क्या है? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क जो है वो एंटिटी का रिस्क है, ठीक है, एंटिटी है, और एंटिटी ने उन गड़बड़ियों को एकदम जीरो नहीं कर सकते, तो एंटिटी ने क्या लगाया होगा? कंट्रोल लगाए होंगे। कंट्रोल्स प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं कर पाए, पीडीसी नहीं कर। देखो इस चीज़ को समझो, ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क मतलब गलत ओपिनियन देना। अब गलत ओपिनियन किस चीज़ की वजह से हो सकता है वो चीज़ थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला हुआ इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब जो एंटिटी का खुद का रिस्क है, मतलब जो भी एंटिटी में गड़बड़ी होने की जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी हो गई इनहेरेंट रिस्क। कि कंपनी में चोरी हो सकती है, कंपनी में आग लग सकती है, कंपनी में और कुछ हो सकता है, पैसे का वो हो सकता है, और ऑफिसर गलत निकल सकते हैं, एम्प्लॉयज़ गलत निकल सकते हैं। वो सारी चीज़ें इनहेरेंट रिस्क में आ गई कंपनी के। राइट, हम अभी कंपनी को ही लेकर चल रहे हैं। राइट, फिर इनहेरेंट रिस्क के लिए कुछ कंट्रोल्स लगाई कंपनी। फॉर एग्जांपल कैश की चोरी ना हो उसके लिए एक इंसान को अपॉइंट करेगी, ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो कैश का पूरा ख्याल रखेगा। राइट, तो अगर वो कंट्रोल जो उसने लगाया कंपनी ने वो ही काम ना करे, समझो वो ऑफिसर खुद ही कैश की चोरी कर रहा है, तो वो कंट्रोल रिस्क हो गया। मतलब कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहा है। जो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स की, इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। मतलब वो अगर ऑफिसर ही जिसको हमने कैश का ध्यान रखने के लिए बोला है वही कैश की चोरी कर रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोल्स, कंपनी के कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहे। राइट, अब जो इनहेरेंट रिस्क था जिसके लिए कंट्रोल्स लगाए, वो कंट्रोल भी अगर सही से काम नहीं कर रहे और उस चीज़ को ऑडिटर भी नहीं पकड़ पाया, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, जो कि कंट्रोल रिस्क था और इनहेरेंट रिस्क थे, उनको क्या नहीं कर पाया, पकड़ ही नहीं पाया, मतलब डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, तो वो हो गया डिटेक्शन रिस्क। मतलब इन तीनों का गुणाकार करके, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों का फंक्शन जो होता है वो होता है टोटल ऑडिट का रिस्क। अगर इनहेरेंट रिस्क हुए उसके लिए कंपनी ने कंट्रोल्स लगाए, उन कंट्रोल्स ने काम अच्छे से नहीं किया और ये चीज़ को ऑडिटर भी नहीं पकड़ पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया, ये सब हुआ, मतलब ऑडिटर क्या देगा? गलत ओपिनियन देगा। गलत ओपिनियन देगा मतलब क्या हो जाएगा? ऑडिट रिस्क हो जाएगा वो। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? पीडीसी मतलब प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कंट्रोल। प्रिवेंट मतलब
रोकना, डिटेक्ट मतलब पकड़ना, और प्रिवेंट डिटेक्ट एंड प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट मतलब सही करना। कंट्रोल्स क्या करने चाहिए, पीडीसी करने चाहिए। ये शॉर्टकट्स आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। अगर कंट्रोल्स की बात आती है और उसमें भी कंट्रोल रिस्क वगैरह की बात आती है तो ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा, जहाँ पर भी कंट्रोल्स का यूज़ होगा वहाँ पर ये पीडीसी और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। कहीं भी घुसा देनी है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्ड्स जो है ना, इसी से आईसीआई को पता चलता है कि आपने पढ़ा है, राइट। वो ये नहीं देखेगा कि आपको सब कुछ आता है, समझा हुआ है, पर ये लैंग्वेज आपने लिखी है कि नहीं वो देखता है, राइट। तो पीडीसी मतलब प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट। प्रिवेंट मतलब रोकना, वो गलती होने से रोकना, कैश चोरी होने से रोकना। डिटेक्ट मतलब अगर चोरी हो रहा है तो उसको पकड़ना, और करेक्ट मतलब कि आगे से चोरी ना हो उसको ध्यान रखना, राइट। मैं एक ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। डन, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये वर्ड्स, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिटेल में हो रहा है लेक्चर। ये वर्ड्स को आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद पड़ जाए, राइट। तो पेपर में आपको यही वर्ड्स लिखने हैं। समझ तो आपने लिया, राइट। नहीं समझ आया तो थोड़ा पीछे करके वापस देख लेना। डन। रहे। तो अगर कंट्रोल अपना काम नहीं कर पा रहे, कंट्रोल का काम क्या होता है, प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट करना मिस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को टाइमली बेसिस पे कंट्रोल पीडीसी नहीं कर पा रहे हैं तो ये कंट्रोल का रिस्क हो गया। ये दोनों मिल के क्या बनते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। एंटिटी के कोर बिजनेस रिस्क जिनको उनके कंट्रोल नहीं कर पाए और जिनको ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया, तो यानी ये गड़बड़ी जो है वो असली में हो गई है। यही होता है बेटा ऑडिट का रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी थी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट था। ऐसा नहीं कि ऑडिटर आया इसकी वजह से गड़बड़ी हो गया। प्रायर टू ऑडिट प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ये सब कब, ऑडिट से पहले। मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, मिसस्टेटमेंट इज द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो रिकॉर्डेड जो है और असली में एज पर एफआरएफ जो है, दोनों में क्या होना है, डिफरेंस है। ठीक है, मिसस्टेटमेंट फ्रॉड और एरर दोनों की वजह से हो सकता है। ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी फटाफट समझ लेते हैं। पहली वाली लाइन तो एकदम बकवास थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। सिंपल यही चीज़ बोल रहा है कि ऑडिट होने की वजह से गलती नहीं हो रही, मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हो रही। ऑडिट की वजह से तो वो निकल रही है, डिटेक्ट हो रही है, पकड़ा रही है, लेकिन थी तो पहले से ही, बस यही चीज़ बोल रहे हैं। दूसरे अब लाइन में मिसस्टेटमेंट का मतलब बता रहे हैं। मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर क्या होता है, या तो अमाउंट में या तो क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल कि मैंने जैसे हम अकाउंट में की बात कर रहे हैं तो मैंने एएस की सही से क्लासिफिकेशन नहीं की। एएस में मेरे को बोला हुआ था कि इस एसेट को आपको इसमें दिखाना है, इस एसेट को आपको इसमें दिखाना है, तो वो मैंने क्लासिफिकेशन नहीं की, तो उसकी गलती हो सकती है। फिर तीसरा प्रेजेंटेशन की गलती हो सकती है, चौथा डिस्क्लोजर की गलती हो सकती है। पर कैसे निकलेगी ये गलती, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं मतलब रिकॉर्डेड फिनेंशियल स्टेटमेंट और जो होने चाहिए मतलब एज़ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज़ पर एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब कंपनी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, तो शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट है, राइट। उसमें बैलेंस शीट और पीएनएल दिया हुआ है, उस हिसाब से दिखना चाहिए, उस हिसाब से नोट्स दिखने चाहिए। और तो उस हिसाब से जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और जो बनाए गए हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, किस किस में डिफरेंस हो सकता है, अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, प्रेजेंटेशन में हो सकता है, डिस्क्लोजर में हो सकता है और क्लासिफिकेशन में हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार समझ के याद कर लेना। डन है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, गड़बड़ी होने का खतरा कहां का होता है भाई, मैनेजमेंट ऑडिटर को दो चीज देता है, तो उन दोनों जगह गड़बड़ी होने का खतरा है। मैनेजमेंट क्या क्या देता है सर, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी है, या मैनेजमेंट से ऑडिटर असर्शन मांगता है अबाउट सीओटी अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, तो जो असर्शन मैनेजमेंट ने दिया उस असर्शन में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये दो तरीके की गड़बड़ी होती है। तो रिस्क ऑफ क्या है सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, उसका रिस्क क्या है। तो कैसे कैसे हो सकती है, दो ही चीज़ों में हो सकती है, या तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने दिए वहाँ पर गलती हो सकती है, या तो हमने जो सवाल पूछे उसका जो मैनेजमेंट ने आंसर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंपनी ने कार खरीदी थी, राइट। अब वो हमको तो पता नहीं है कि कार किसके नाम पर है, यहाँ पर तो कंपनी के नाम पर बता रही है, राइट। अब हमने कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा कि आप हमको इस बारे में बताओ कि ये कार किसकी है और किसके लिए। समझो फरारी खरीदी हुई है या मर्सिडीज़ खरीदी हुई है, BMW, कोई भी कार खरीदी हुई है, वो चला रहे डायरेक्टर, राइट। अब वो हमने पूछा मैनेजमेंट से कि वो किसके नाम पर है, तो मैनेजमेंट ने बोला कि वो कंपनी के नाम पर है। पर हमने उसका डॉक्यूमेंट जब देखा,
राइट तो हमने जब डॉक्यूमेंट्स देखे, जब हमने असलियत में देखा तो वो किसके नाम पर थी, तो वो थी डायरेक्टर के नाम पर। मतलब कंपनी ने सिर्फ अपने नाम पर बताकर उसको डेप्रिसिएशन लेते जा रहे थे, राइट। तो डेप्रिसिएशन ले रहे थे, एक तो वो चीज़ गड़बड़ हो गई, दूसरा एसेट ज़्यादा दिखा रहे थे, राइट। उनके 1 करोड़ के एसेट थे और 1 करोड़ की BMW बताकर 2 करोड़ की एसेट बता रहे थे, बोलो। तो इसमें एसेट बढ़ गए, उसकी वजह से रेशियोज़ में चेंज आ गए होंगे, तो कितनी बड़ी मिसस्टेटमेंट हुई है। तो बैलेंस शीट में भी बहुत सारे चेंज आ गए। दूसरा उसका डेप्रिसिएशन, समझो 10 लाख रुपये भी, मैं 10 लाख तो नहीं, कार पर तो 40% इनकम टैक्स के हिसाब से लगता है, तो 40 लाख का डेप्रिसिएशन। कंपनी का प्रॉफिट ही समझो 50 लाख रुपए हो, तो 40 लाख तो उसमें कम हो गए, मतलब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो टैक्स में कितना बड़ा चेंज आ गया। तो ये एक मिस स्टेटमेंट की वजह से कितने चेंजेस आ सकते हैं। तो ये अब ये एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, राइट। तो जब ये था असर्शन जो मैनेजमेंट ने हमको बताया, तो उसमें गलती हो सकती है। 2 ही चीज़ों में गलती हो सकती है, या तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में या तो असर्शन में, राइट। तो ये 2 ही लेवल पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर रिलेट परवेसिवली टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शंस, राइट। जैसे मैंने अभी फिक्स्ड एसेट की बात की, तो वो पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ होल अफेक्ट कर रहा है, राइट। फिक्स्ड एसेट की वजह से, जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ की जब BMW दिखी, तो सॉरी, परवेसिवली एज अ होल फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को अफेक्ट करा। थोड़ी मैं बात कर रहा था मम्मी से, सॉरी। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट होल, तो फिक्स्ड एसेट की वजह से देखा आपने कितना ज़्यादा चेंज आ सकता है बैलेंस शीट में, तो वो एज अ होल अफेक्ट कर रहा है। और दूसरा पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शंस, राइट। तो इसका मतलब यही हो गया कि मैनेजमेंट की ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैनेजमेंट ने हमको डेप्रिसिएशन का चार्ट दिया होगा कि कितना डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से बन रहा है, और उसकी वजह से डेफर टैक्स में चेंज आया होगा। और ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में वो अफेक्ट होता है। तो मैनी असर्शंस को वो अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, राइट। दूसरा है असर्शन लेवल। अब असर्शन हमेशा मैनेजमेंट किस किस चीज़ के लिए देता है। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन कंपनी में हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, उसके लिए। दूसरा अकाउंट बैलेंस के लिए। दूसरा अकाउंट बैलेंस इसके लिए, मतलब जो ट्रांजेक्शन हुए उसके बाद जो, समझो डेटर्स का लास्ट में बैलेंस बच रहा है 1 करोड़ रुपए का, हमको पैसे लेने 1 करोड़ के, क्रेडिटर का बच रहा है 50 लाख का, हमको 50 लाख रुपए देने। तो ये सारे क्या हुए, ट्रांजेक्शन नहीं है, बट ये सारे अकाउंट बैलेंसेस हैं। इनके बारे में समझो, डेटर्स से नॉर्मली मेरे को पैसे लेने होते हैं, समझो, और अब उनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब मेरे को पैसे देने बन रहे हैं, राइट। तो वो अकाउंट बैलेंस के बारे में हमको उनसे पूछना पड़ेगा कि ये डेटर्स को हम क्रेडिट बैलेंस क्यों दिखा रहा है, मेरे को 5 लाख रुपए डेटर्स को क्यों देने, डेटर्स से तो हमेशा पैसे लेने होते हैं, राइट। तो उसके बारे में, अकाउंट बैलेंसेस के बारे में। एंड तीसरा डिस्क्लोजर्स के बारे में वो लोग बताते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स बताए हुए हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है। शेयर कैपिटल में मोर देन 5% जितने शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग है, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। तो उस डिस्क्लोजर्स के बारे में भी वो असर्शन दे सकते हैं। असर्शन मतलब जो भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा हमको एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, वो सब चीज़ें उसके लिए आ गई। हमेशा असर्शन 3 ही चीज़ों के लिए हो सकती है। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन की वजह से जो अकाउंट बैलेंसेस आए वो, या फिर उनके जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो, इन 3 चीज़ों के लिए ही हो सकता है। फिर से याद करो फटाफट, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा उसकी वजह से जो अकाउंट बैलेंसेस आए वो, और तीसरा जो डिस्क्लोजर्स हैं वो। असर्शन हमेशा इन 3 चीज़ों पर ही हो सकता है। अब असेस्ड टू डिटरमाइन NET ऑफ FAP। NET मतलब नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग। याद कर लो, ये भी दोनों याद कर लो, FAP और NET। NET मतलब नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग। एंड ऑफ FAP मतलब फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स। फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स जो हमने आगे चैप्टर 1 में चार्ट पढ़ा हुआ है, तो 2 प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं, RAP एंड FAP। RAP मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जिसमें हम क्या पता लगाते हैं कि कितना रिस्क है, उसके सामने कितना कंट्रोल है, वो सब। फिर दूसरा आता है FAP, फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स, जिसमें हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, राइट, कि हम उसके हिसाब से कितना ऑडिट करेंगे, 50% मटीरियलिटी रखेंगे, 60% कितना चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, वो सारी चीज़ें हम फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स में उसका NET, नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग डिसाइड
करते हैं। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो ही चीज़ों पर, दो ही लेवल पर हो सकता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर या फिर असर्शन लेवल पर। असर्शन लेवल में असर्शन हमेशा किन तीन चीज़ों के लिए होता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन COT के लिए, या फिर अकाउंट बैलेंस के लिए, या फिर डिस्क्लोजर के लिए, राइट। और जिससे हमको क्या मदद मिलती है, NET ऑफ FAP करने में, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं फटाफट। statement and overall financial statement it relate pervasively to FS as a whole या बहुत सारे assertions को अफेक्ट करता है। बेटा एग्जाम के लिए चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे का चैप्टर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ICAI के बैक क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन तो कम से कम करके आपको जाने ही, ठीक है। असर्शन इन तीन चीजों के बारे में होता है, असेस टू डिटरमाइन द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर ये बातें तुमको पता ही है कि आरओएम के दो कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ये एंटिटी के रिस्क है। सुनो बेटा, ये 4 नंबर के लिए इसको याद कर लेना, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो तो याद करके ही जाना, क्योंकि कुछ नई नई चीजें डाली गई है इन्होंने, ठीक है। तो 4 नंबर के लिए 4 चीजें हो सकती है कंपोनेंट ऑफ आरओएम में, ये इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क है। इसके नंबर नहीं है, नंबर ये 4 नंबर के लिए, इनके लिए 4 पॉइंट के है। आर एंटिटीज रिस्क, आरओएमएम जो है ये दो एंटिटी के रिस्क है, ये ऑडिटर का रिस्क नहीं है, क्योंकि ऑडिटर का रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क होता है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइंट एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑडिटर। डिटेक्शन रिस्क में आएंगे तो उल्टा हो जाएगा इसका। ये मेरे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, बट समझने के लिए, समझ लोगे तो ये याद पड़ जाएगा, बस ऐसी चीज़ है। कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब हम आरओएमएम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के, एक इनहेरेंट रिस्क जो कि एंटिटी का खुद का रिस्क होता है, और उसके सामने जो वो कंट्रोल्स लगाती है, वो कंट्रोल्स अगर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है तो वो हो जाता है कंट्रोल रिस्क। ये दोनों रिस्क किसके होते हैं, एंटिटी के रिस्क होते हैं। ऑडिटर का कौन सा रिस्क होता है, डिटेक्शन रिस्क। उन कंट्रोल्स में जो गड़बड़ी है और ये इनहेरेंट रिस्क है, इनको अगर ऑडिटर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा तो ये ऑडिटर का डिटेक्शन रिस्क होता है, राइट। ये दोनों रिस्क क्या है, एंटिटी के रिस्क है, इसीलिए वो इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइंट है, मतलब वो कंपनी से ही इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ऑडिटर क्या इन दोनों को क्या ऑडिटर कंट्रोल लगाने जाएगा, नहीं। क्या ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क को रिड्यूस करने जाएगा या ढूंढने जाएगा, नहीं। तो वो ये नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑडिटर है, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइंट है। 2 पॉइंट इसमें बन गए। तीसरा एंटिटी के रिस्क है, उसमें बन गए। और चौथा है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये दोनों जो रिस्क है वो किस पे, क्या ऑडिट पे डिपेंडेंट है, नहीं। ऑडिट नहीं भी होगा तो भी ये दोनों रिस्क रहेंगे, ऑडिट होगा तो भी ये रहेंगे। बाद में चेंज होगी वो अलग चीज़ है, जब ऑडिट में पकड़े जाएंगे तो, बट अभी ऑडिट हो या ना हो ये रहेंगे ही। बट अगर डिटेक्शन रिस्क है, वो ऑडिट होगा अच्छे से तो डिटेक्ट हो पाएगी गड़बड़ियाँ। मतलब डिटेक्शन रिस्क ऑडिट से अफेक्ट हो रहा है, बट ये दोनों रिस्क नहीं हो रहा है। समझ गए, बस समझोगे तो इसमें याद करने वाले पॉइंट्स खुद ही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइंट एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑडिटर। डिटेक्शन रिस्क में आएंगे तो उल्टा हो जाएगा इसका। इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब होता है, मैंने तुम लोग को समझा दिया। ये एंटिटी के कोर बिजनेस रिस्क जिसकी हम ऑडिट करने जा रहे हैं, वो जो भी व्यापार कर रहा है, भाई सोने चांदी का व्यापार कर रहा है, रिस्क अलग होगा। अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसका रिस्क अलग होगा। हर चीज के रिस्क अलग अलग होते हैं। तो इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, इट इज द ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी कि जो भी असर्शन मैनेजमेंट ने दिया है अबाउट COT अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर, उस असर्शन के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, चाहे इंडिविजुअली मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो चाहे एग्रीगेट करके हो, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल। कंट्रोल लगाने से पहले ही जो असर्शन मैनेजमेंट ने दिया है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की संभावना जो है उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। ये हायर कुछ असर्शंस में हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वगैरह में ये रिस्क ज्यादा भी उसमें मटेरियल। ये भी इतना पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा समझ लेते हैं। इनहेरेंट रिस्क क्या है, ससेप्टिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन असर्शन। असर्शन हमेशा किन 3 चीज़ों के लिए हो सकता है, अभी हमने याद किया। कौन सी 3 चीज़ें बताओ, चलो। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके लिए उससे जो अकाउंट बैलेंसेस बने वो, या फिर तीसरा डिस्क्लोजर। ये तीनों चीज़ों के बारे में ही असर्शन हो सकते हैं। उन असर्शन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की जो संभावना है बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल, मतलब कंट्रोल अभी तक लगा ही नहीं है। अभी जितने
जो भी मैनेजमेंट बता रहा है, असर्शन दे रहा है, उसमें जो भी अभी मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं बिना कंट्रोल लगाए, वो सारी चीज़ें क्या है, इनहेरेंट रिस्क है। सोना चोरी होना क्या है, इनहेरेंट रिस्क है। अगर उसमें हमने 10 वॉचमैन लगा दिए तो अब वो हम जब हमने कंट्रोल्स लगाए तो वो इनहेरेंट रिस्क कम हो गया या नहीं, जीरो हो गया। बट फिर भी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जब कंट्रोल्स नहीं लगाए हैं तब जो रिस्क है वो होता है इनहेरेंट रिस्क, राइट। अब ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, एग्रीगेट भी हो सकता है। इंडिविजुअली मतलब बहुत छोटा इफेक्ट करता है और एग्रीगेट मतलब बहुत ज़्यादा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है। स्टेटमेंट होने की संभावना जो है, या ऐसा समझ सकते हैं कि मटेरियल मिस्टेक में इंडिविजुअली मतलब सिर्फ एक एक की बात करें, बट एग्रीगेट समझो छोटे छोटे 100 रुपए की रोज़ चोरी हो रही है कैश की, राइट। तो पूरे साल में तो वो 36,500 रुपया हो जाएगा ना। एक दिन में तो ठीक है, वो इंडिविजुअली बहुत कम अमाउंट है, बट एग्रीगेट में पूरे साल में 36,500 रुपये इज़ अ बिग अमाउंट फॉर अ कंपनी विच हैज़ टर्नओवर ऑफ 1 लाख रुपीज़, राइट। उसके लिए तो 36,500 बहुत बड़ी बात है, रोज़ के 100 रुपये बड़ी बात नहीं है। तो हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हमेशा दो चीज़ों से देखते हैं, इंडिविजुअली भी, एग्रीगेट भी, राइट। अब मे बी हायर फॉर सम असर्शंस, एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इनहेरेंट रिस्क ज़रूरी नहीं है कि हर असर्शन के लिए सेम हो, राइट। हर एक असर्शन के साथ वो चीज़ें बदलती जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट बोल रहा है कि मेरा कैश इतना है 5,000 रुपये और निकल रहा है कैश 5,500 रुपये, तो 500 रुपये का डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मैनेजमेंट के वो असर्शन में इतना रिस्क नहीं है। बट जो मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके वो मेरे को वर्किंग का असर्शन दे रहा है तो उसमें ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। तो वो हम ऑडिटर लोग कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट के करने की ठीक है, मतलब एक जस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो अगर नहीं भी समझ आया इसको तो। बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। ये हायर कुछ असर्शंस में हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वगैरह में ये रिस्क ज्यादा भी हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर, जो एंटिटी के बाहर के फैक्टर्स है, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इनहेरेंट रिस्क को। जैसे मैनेजमेंट की मिसअंडरस्टैंड अगर मैनेजमेंट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और फिर भी उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समझ नहीं है, फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, या एंटिटी नहीं पूरी इंडस्ट्री फेल हो गई, इंडस्ट्री हैज बिजनेस फेलियर, एंटिटी देयरफॉर एंटिटी में है, पूरी इंडस्ट्री में ही कुछ आता नहीं है, समझो ऐसी इंडस्ट्री नई आ गई है, समझो सोशल मीडिया की इंडस्ट्री आ गई है, राइट। तो उसमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके लिए कोई डिस्क्लोजर्स है या नहीं, ऐसा कुछ अकाउंटिंग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही कुछ नहीं बताया हुआ, उसके लिए कोई अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं है डिस्क्लोजर्स के लिए, राइट। तो उसमें बहुत सारी गलती, पूरे सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में कैसे अकाउंटिंग करनी है वो पूरे फेलियर्स आ जाएंगे, राइट। तो वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इनहेरेंट रिस्क को। अब अगर सोशल मीडिया का सही से अकाउंटिंग में डिस्क्लोज़र हो ही नहीं रहा तो जो कंपनी सोशल मीडिया का काम कर रही है वो कैसे आगे बढ़ पाएंगी, या कैसे उनकी अकाउंटिंग को सही से चेक किया जाएगा, मतलब उसमें गड़बड़ी होने के चांस बढ़ जाएंगे। बस सिंपल इतनी सी बात है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाएगी, इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा, कौन से एक्सटर्नल मतलब बाहर के इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। पहला कि मैनेजमेंट को आता ही नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फिर भी बना रहा है, मिसअंडरस्टैंड कर रहा है एएस को, राइट, फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है। और दूसरा क्या कि इंडस्ट्री के खुद के बिजनेस फेलियर्स है, राइट। ये 2 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, एक बार समझ के याद कर लो। मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये बातें हुई बेटा अपनी इनहेरेंट रिस्क की, किसकी हुई, इनहेरेंट रिस्क की। अब इनहेरेंट रिस्क के बाद क्या आया, इनहेरेंट रिस्क के बाद आया कंट्रोल रिस्क। एंटिटी ने क्या किया था इसमें, सर इनहेरेंट रिस्क को देखते हुए एंटिटी ने कुछ कंट्रोल्स लगाए, इंटरनल कंट्रोल जिसको अपन बोलते हैं। एंटिटी ने कंट्रोल्स लगाए, लेकिन कंट्रोल समय पर जो रिस्क है ना उसको कम नहीं कर पाए। बस ये होता है कंट्रोल का रिस्क, कि अभी भी रिस्क है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, चाहे इंडिविजुअली चाहे एग्रीगेट असर्शन में, will not be prevented, detected and corrected on timely basis by internal control। बराबर, जो हमारा कैश वाला एग्जाम्पल था कि कैश चोरी हो रहा है, उसके लिए हमने एक बंदा लगाया, पर अब वो ही कैश चोरी कर रहा है या फिर वो है फिर भी कैश और कोई चोरी कर रहा है, तो मेरे जो कंट्रोल्स है वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल सोने का, सोने की दुकान पे हमने 5 वॉचमैन बिठाया, फिर भी सोना रात को चोरी हो गया, भले रात को बैठे हुए थे पाँचों के 5 वॉचमैन। अब वो चोरी कर रहे हैं या कोई और चोरी कर रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने कंट्रोल्स लगाए फिर भी वो कंट्रोल्स ने नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, और वो PDC प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं कर पाए, किसको,
गड़बड़ी क्या, मटीरियल मिसस्टेटमेंट को, बरोबर। तो क्या रिस्क है कंट्रोल रिस्क, दैट मटीरियल मिसस्टेटमेंट कुड अकर, कैसे कैसे हो सकती है, या तो इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट। मटीरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा कैसे हो सकती है, या तो इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट, या तो इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट। इन एन असर्शन, अब असर्शन जैसे ही वर्ड आया तो उसके साथ 3 वर्ड लग जाने हैं। किस किस पर असर्शन हो सकता है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस या फिर डिस्क्लोजर, राइट। ये 3 पर असर्शन हो सकते हैं। उस असर्शन में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है जिसको इंटरनल कंट्रोल्स पीडीसी, प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं कर पाए, उस रिस्क को हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल को जिस काम के लिए रखा था समय पर वो काम नहीं कर पाया, ये कंट्रोल का रिस्क हो गया। फिर देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप। इस पर शायद क्वेश्चन आया था, या तो पेपर में आया था या तो जो मैंने पीडब्ल्यू का पेपर दिया था उसमें आया था, कहीं पर तो आया था। और इसमें मेरे को 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स मिले थे। पर इसमें मैंने यही वर्ड्स यूज़ किए थे, बट फिर भी लैंग्वेज मेरी थोड़ी ऐसे अच्छी नहीं थी, राइट। तो इसलिए लैंग्वेज मतलब राइटिंग नहीं बोल रहा, लैंग्वेज इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, तो भी मेरे को 2 मार्क्स मिल गए थे, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है क्वेश्चन हो सकता है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं बट मीडियम लेवल का, और इजी है, समझ लोगे तो बहुत इजी है। तीन, कंट्रोल रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल तगड़े हैं तो रिस्क कम हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल घटिया है तो रिस्क बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन है। एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छी है तो कंट्रोल रिस्क कम, एफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल की कम है तो रिस्क ज्यादा। एग्जाम्पल क्या है कंट्रोल रिस्क के, बड़ा एग्जाम्पल्स करके जाना, ऐसे पूछता है। तो कैश और चेकबुक का कंट्रोल किसके पास है, कोई भी ऐसी कैश उठा के तो नहीं जा रहा। फायर एक्सटिंग्विशर या स्मोक डिटेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहे, ये सब कंट्रोल रिस्क हो सकता है। आखिरी, इसमें मेरे को कोई समझाने की चीज़ नहीं थी, बहुत इजी है। इंटरनल कंट्रोल्स अगर अच्छे हैं तो कंट्रोल रिस्क कम होगा, राइट। क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं मतलब क्या, आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, अगर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो रिस्क बहुत कम होगा, लेकिन अगर इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे तो रिस्क ज़्यादा होगा, सिंपल। अब तीसरा आ जाते हैं ऑडिटर के रिस्क पर, जो कि है डिटेक्शन रिस्क। मतलब जो कंट्रोल्स में गड़बड़ी है या कंट्रोल रिस्क है उसको ऑडिटर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, उस रिस्क को हम क्या बोलते हैं, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्ट कर लिया बहुत अच्छी बात है, पर नहीं कर पाया तो डिटेक्शन रिस्क आ जाता है, बढ़ जाता है। आया डिटेक्शन रिस्क। अब देखना, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क ये एंटिटी का है, ठीक है, लेकिन डिटेक्शन रिस्क किसका है, ऑडिटर का है। तो डिटेक्शन रिस्क में ऑडिटर ने क्या किया, हथियार लगाए, फिर भी इसको गड़बड़ी नहीं मिली। तो रिस्क की प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर, जो ऑडिट के प्रोसीजर लगाए थे टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ये प्रोसीजर बकवास निकले। विल नॉट डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट इंडिविजुअली या एग्रीगेट। के प्रोसीजर बराबर, जो प्रोसीजर्स ऑडिटर ने परफॉर्म किए टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, कौन से रिस्क को, ऑडिट रिस्क को, बराबर। विल नॉट डिटेक्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, जो भी मैंने प्रोसीजर्स लगाए उससे मटीरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ही नहीं हुई, इसी रिस्क को क्या कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क। समझो मैंने 50% सेल्स का लगाया, राइट, कि मैं 50% सेल्स चेक कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी गड़बड़ी, वो 50% जो मैंने चेक की पर बाकी के 50% में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी निकली, तो उस रिस्क को मैं क्या बोलूँगा कि डिटेक्शन रिस्क है। इसीलिए हम क्या 80% एटलीस्ट चेक करते हैं कि हाँ चलो 80% तो सही है, 20% में गड़बड़ी हुई तो थोड़ी ठीक है, देख लेंगे ऐसा, तो वो फिर उसमें मेरा डिटेक्शन रिस्क कम हो जाता है। पर अगर मैं 50% ही सेल्स चेक करता हूँ या 50% ही इन्वॉइसेस चेक करता हूँ तो मेरा रिस्क बढ़ जाता है, डिटेक्शन रिस्क मतलब गड़बड़ियाँ पकड़ने का, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने का, बराबर। लगाए थे टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ये प्रोसीजर बकवास निकले। विल नॉट डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट इंडिविजुअली या एग्रीगेट। डिटेक्शन रिस्क के बेटा 2 तरीके से हो सकता है। ऑडिट अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, भी अगले वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, एक्चुअली 4th वाले चैप्टर के अंदर। तो डिटेक्शन रिस्क, आप ऑडिट करते हो, आप ऑडिट कैसे करते हो सर? कुछ लोग हो सकते हैं कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन की ऑडिट करें, कुछ लोग हो सकते हैं कि सर मेजरली लोग वही होते हैं और सही भी है, सैंपल बेसिस पे ऑडिट करें। अब सैंपल बेसिस पे आप ऑडिट कर रहे हो मतलब आप सारे ट्रांजैक्शंस की तो बेटा ऑडिट कर नहीं रहे, यानी कुछ ट्रांजैक्शन छूट गए, मतलब उसको आप चेक भी नहीं कर रहे हो, तो यार उसमें गड़बड़ी भी अपने को नहीं मिलेगी। तो डिटेक्शन रिस्क है सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क में ऑडिटर कंक्लूड करता है डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजंस
इफ द एंटायर पॉपुलेशन इज सब्जेक्ट टू सेम ऑडिट प्रोसीजर, तो भाई हमने ऑडिटर ने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। क्या सबकी ऑडिट की कंक्लूजन कैसे निकाला उसने? सर सैंपल के आधार पे ऑडिट की, मतलब सबको चेक नहीं किया, नहीं। अब क्या है, अगर उसने जो कंक्लूजन निकाला सैंपल के आधार पे कि मेरे को लग रहा है सब सही होता, ये तो उसने कैसे देखा, इतनी सी चीजें देख के। इसको थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इसको अपन एक बार, इजी एक बेटा कॉन्सेप्ट, आइए इसको समझते हैं। भाई ये मेरे पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज, ये सब मेरे ट्रांजैक्शन है। मैं क्या सबकी ऑडिट कर रहा हूं? नहीं सर, मैं ना इतने की ऑडिट कर रहा हूं। ओह काफी अच्छा बड़ा सारा सैंपल ले लिया, ठीक है, क्या लिया मैंने, बड़ा सारा सैंपल ले लिया, मैं तो सिर्फ इतने सी की ऑडिट कर रहा हूं। मतलब ये तो जो है इनको देखा नहीं मैंने, करेक्ट, मैंने इसके बेसिस पे कंक्लूजन बनाया, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो कंक्लूजन मैंने इसके बेसिस पे बनाया, अगर यही हथियार मैं इनको भी ले लेता और बनाता ना, तो सब मुझे पता होता इन दोनों में तो बहुत गड़बड़ी है और शायद मैं ओपिनियन नहीं बनाता। ये होता है बेटा सैंपलिंग रिस्क, कि आपकी ओपिनियन जो है ना, वो कंक्लूजन जो है ना, वो और बनाता ना तो ये लाइन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन बोल दी सर ने। मैंने करेक्ट, मैंने इसके बेसिस पे कंक्लूजन बनाया, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो कंक्लूजन मैंने इसके बेसिस पे बनाया, अगर यही हथियार मैं इनको भी ले लेता और बनाता ना, तो सब मुझे पता लगता इन दोनों में तो बहुत गड़बड़ी है और शायद मैं ये ओपिनियन नहीं बनाता। यही होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अब सैंपल समझो, हम परचेज दिख रहे हैं किसी कंपनी की और उसमें मैंने 1 लाख रुपए का सैंपल लिया कि 1 लाख से ऊपर वाली मैं परचेज देखूंगा, राइट। अब टोटल थे समझो 10 इन्वॉइसेस, राइट। 10 में से 5 इन्वॉइसेस 1 लाख से कम वाले थे और 5 1 लाख से ऊपर वाले थे। मैंने सिर्फ 1 लाख से ऊपर वाले चेक करे। ये मैं 10 फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 किसी में होते नहीं हैं, 10 तो एक एक दिन के होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉइसेस होते हैं, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल हमने 10 का लिया, तो 10 में से 5 में चेक कर रहा हूँ, तो उस 5 में तो गड़बड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि कंपनी में गड़बड़ी नहीं है। बाकी सब कुछ बराबर था, सिर्फ परचेज में मैंने ये 5 ही देखे, तो 5 में गड़बड़ी नहीं थी, तो मैंने बोल दिया कि गड़बड़ी नहीं है। बट अगर मैं दूसरे 5 भी चेक करता 1 लाख से कम वाले, तो उसमें गड़बड़ी थी, वो फेक इन्वॉइसेस थे, राइट। तो अगर मैं 10 के 10 चेक करता तो मेरा क्या होता, अलग होता ओपिनियन। तो वो क्या हो गया, मेरा सैम्पलिंग रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क 2 प्रकार से हो सकता है, सैम्पलिंग रिस्क या नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क मतलब क्या, कि सैम्पलिंग की वजह से, बराबर, सैम्पलिंग की वजह से जो मेरा ओपिनियन चेंज हो रहा है या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ रहा है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट गलती निकल सकती है, राइट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकल सकती है, क्योंकि ऑडिटर का कंक्लूजन हमेशा किस पर होता है, बेस्ड ऑन अ सैंपल होता है। मैंने जो 5 इन्वॉइसेस चेक किए, मेरा उसके बेसिस पर ओपिनियन था, ना कि वो 10 के 10 मैंने चेक किए थे। पर वो 5 का जो मैंने ओपिनियन बनाया वो 10 के 10 पे लागू होगा। लोग तो क्या बोलेंगे कि तूने परचेज देखी है, पर उनको क्या पता कि मैंने 1 लाख से ऊपर वाली देखी है, सिर्फ 5 ही देखे, 5 नहीं देखे, राइट। तो वो कंक्लूजन का जो डिफरेंस होगा, जब मैं 10 के 10 चेक करूँगा और जब मैं 1 लाख से ऊपर वाले 5 ही चेक करूँगा, तो उन दोनों के जो कंक्लूजन में डिफरेंस होगा, दोनों में सेम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पर जब कंक्लूजन अलग अलग निकलेगा, एक में निकलेगा कि कंपनी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और एक में गड़बड़ी निकल जाएगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो तब मैं क्या बोलूँगा कि जो मैंने सैंपल दिया 5 का 1 लाख से ऊपर रुपए वाला, वो नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। क्या लिखा हुआ है, सैंपल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब टोटल में, टोटल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था सैंपल। शायद मैं 50,000 से ऊपर का सैंपल लेता तो मेरे 8 इन्वॉइसेस चेक होते, तब मेरा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता पॉपुलेशन का, जो असलियत में है वही बताता सैंपल। बट जब मैंने 1 लाख से ऊपर वाले लिए, तो जो सैंपल ने गलत चीज़ बताई, सैंपल मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, जो मेरा टोटल में कंक्लूजन आता वही मेरा सैंपल में भी कंक्लूजन आना चाहिए। बट अब ये पता कैसे चलेगा, वो चीज़ अलग की बात है। पर ये कौन सा रिस्क है, सैम्पलिंग का रिस्क है। काट साट के सैम्पलिंग की वजह से जो मेरा कंक्लूजन में डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ सैम्पलिंग रिस्क, राइट। तो डिटेक्शन रिस्क का एक पार्ट हो गया सैम्पलिंग रिस्क, दूसरा है नॉन सैम्पलिंग रिस्क, वो पढ़ते हैं कि आपकी ओपिनियन जो है ना, वो कंक्लूजन जो है ना, वो डिफरेंट है फ्रॉम द कंक्लूजन। इफ द पूरी पॉपुलेशन को भी आप पूरी पॉपुलेशन को सेम ऑडिट प्रोसीजर लगाते, तो सैंपल हमें पता लगता है कि सही नहीं था, सैंपल वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपलिंग का ये रिस्क है कि आपकी कंक्लूजन जो सैंपल के बेसिस पे है, और वही कंक्लूजन अगर सब पे होता तो दोनों में डिफरेंस।
नॉन सैम्पलिंग रिस्क की अभी भी ऑडिटर गलत पे ही पहुंच रहा है ओपिनियन पे, फॉर एनी रीजन जो सैंपल की वजह से गड़बड़ी नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो गया, सैंपल की वजह से नहीं तो फिर कौन सी गड़बड़ हो सकती है सैंपल के अलावा? मैं सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ, 100% चेक कर रहा हूँ, पर समझो मैंने परचेज़ भी चेक कर ली, मैंने सेल भी चेक कर ली, मैंने कैश, बैंक, जर्नल, वाउचर पड़े थे वो भी चेक कर लिए, सब कुछ चेक कर लिया, पर कंपनी में जो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर था, मतलब जो कंपनी, जैसे मैंने कार वाला बताया था BMW का, कि मैंने पूछा मैनेजमेंट से कि ये किसके नाम पर है गाड़ी और मेरे को प्रूफ दिखाओ, जब मैंने ये मैनेजमेंट को बोला, पर अगर समझो कि मैं ये चीज़ बोलना ही भूल जाता हूँ, राइट, मैंने फिक्स्ड एसेट के बारे में पूछना ही भूल गया, या फिक्स्ड एसेट देखिए पर ये BMW के बारे में पूछना ही भूल गया, और वो BMW थी डायरेक्टर के नाम पर, तो कंपनी गलत से डेप्रिसिएशन ले रही थी, गलत अपना एसेट बता रही थी, मतलब मिसस्टेटमेंट तो थी, पर उसमें सैम्पलिंग का गड़बड़ नहीं थी, मैं भूल गया वो चीज़। जब मैं वो चीज़ भूल गया तो ये सैम्पलिंग के अलावा वाली चीज़ की वजह से मेरा डिटेक्शन रिस्क खड़ा हुआ, राइट। तो सैम्पलिंग के अलावा वाली चीज़ के लिए जब मेरा डिटेक्शन रिस्क खड़ा हुआ तो वो मेरा क्या कहलाया गया, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये है, ये भी डिटेक्शन रिस्क है, वो भी डिटेक्शन रिस्क, पर सिर्फ ये बाइफरकेट कर दिया कि कौन सा सैम्पलिंग रिस्क है और कौन सा नॉन सैम्पलिंग रिस्क है, राइट। इसमें थोड़ा याद करने में मे भी आपको दिक्कत हो सकती है, पर जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे और बार बार पढ़ोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, राइट। बस समझा हुआ रखना, तो वर्ड्स आप जब वो वाले ऑडिट वाले यूज़ करोगे ना, फिर अब अपनी भाषा में भी लिखोगे, पर ऑडिट वाले वर्ड्स यूज़ करके लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे पूरे नहीं मिलेंगे बट थोड़े तो मिल जाएंगे। ओके, लेट्स गो फर्दर। सो डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क जो है वो एंटिटी का, लेकिन डिटेक्शन रिस्क किसका, इन्फ्लुएंस बाय ऑडिटर है। तो हमें ये क्या करना है, एज एन ऑडिटर हमें सबको ही रिड्यूस करते रहना है, इनहेरेंट भी कम हो, कंट्रोल भी कम हो और डिटेक्शन भी कम हो। तो मस्ट रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क टू कीप लो ऑडिट रिस्क बाय। डिटेक्शन रिस्क को बेटा कम कैसे किया जा सकता है, अलग से सवाल पूरा आने की 5 संभावना मार्क्स के है अंदर कि 3 मार्क्स का ये डिटेक्शन रिस्क कम क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता होगा। है। तो कैसे डिटेक्शन रिस्क कम होगा, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ट्रैकिंग, सैंपल के साइज बढ़ा दो, टेस्टिंग लार्जर सैंपल साइज एंड इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इन द टीम। 3 महीने के लिए 3 कंट्रोल भी कम हो और डिटेक्शन भी कम हो। तो मस्ट रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क टू कीप लो ऑडिट रिस्क। बराबर। अब कैसे डिटेक्शन रिस्क को कम करेंगे, ये क्वेश्चन सही बढ़िया है, 5 मार्क्स के अंदर 3 मार्क्स का आ सकता है। ओके, टू कीप लो ऑडिट रिस्क, हमको ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन से? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। बराबर, ये 3 किसके कंपोनेंट है? ऑडिट रिस्क के। ऑडिट रिस्क के हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। ऑडिट रिस्क के ये 3 कंपोनेंट है। इन तीनों को कम करने के लिए हमको ऑडिट रिस्क को ओवरऑल कम करना पड़ेगा। अब ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए कौन सी 3 चीज़ें हम कर सकते हैं? इंक्रीजिंग एरिया ऑफ चेकिंग, समझो पहले मैं 60% चेक कर रहा था तो अब मैं 80% चेक कर रहा हूँ, तो मैंने एरिया ऑफ चेकिंग बढ़ा दिया। टेस्टिंग लार्जर सैम्पल साइज, मतलब वही चीज़ हो गई, यहाँ पर मैंने परसेंटेज में बोला कि 60 से 80% कर दिया, और वहाँ पर मैं लार्जर सैम्पल साइज़, मतलब पहले मैं अगर 100 में से 50 इन्वॉइस चेक कर रहा था तो अब मैं 100 में से 75 इन्वॉइस चेक कर रहा हूँ। या ये तो मैंने 100 का एग्जांपल लिया, वहाँ पर जितना होगा उस पर डिपेंड करता है। मतलब पहले परसेंटेज या अमाउंट की बात चल रही थी और अब नंबर ऑफ इन्वाइसेस या ऐसे बात चल रही थी, राइट। लार्जर सैम्पल साइज़ लेना है। और तीसरा, इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स इन टीम। जैसे फॉर एग्जांपल पहले गधे को ले रहे थे, अब घोड़े को ले रहे हैं। मतलब ऐसा एक थोड़ा बाइफरकेशन मजाक में कर रहा हूँ मैं कि गधा मतलब कम अच्छे से नहीं देख रहा है जो ऑडिट को, बस करने के लिए कर रहा है वो। ऐसे भी लोग आर्टिकलशिप में भी होते हैं जो ऑडिट को ध्यान से नहीं करते, मेरे फॉर्म में भी है, ठीक है। वो तो अभी वो उसके बारे में अलग से डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी ये बोल रहा हूँ बस मैं कि अच्छे कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन को अपनी टीम में लेकर, कि यहाँ पर देखो मिसस्टेटमेंट हो सकती है तो हमको रिस्क कम करना है। रिस्क कम करने के लिए ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। क्या? इंक्रीजिंग एरिया ऑफ चेकिंग, परसेंटेज बढ़ा दिया 60 से 80%। टेस्टिंग लार्जर सैम्पल साइज़, 60 इन्वॉइस चेक करा था तो अभी 75 इन्वॉइस चेक करूँगा 100 में से वो। और तीसरा, इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस। कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस में किसको याद रखोगे? मेरे को याद रखने का, कि प्रेम को ले लेंगे तो ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। डन, मजाक कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिटेक्शन रिस्क को बेटा कम कैसे किया जा सकता है, अलग से सवाल पूरा आने की संभावना है कि डिटेक्शन रिस्क कम कैसे होगा।
तो कैसे डिटेक्शन रिस्क कम होगा? बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ट्रैकिंग, सैंपल का साइज बढ़ा दो, टेस्टिंग लार्जर सैंपल साइज एंड इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इन द टीम। 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक हमने पढ़ लिया था बेटा ऑडिट के रिस्क में क्या चीजें आती। अब हम देख रहे हैं ऑडिट के रिस्क में क्या चीजें नहीं आती, जो कभी नहीं आएंगी। तुमको आइडियली आता भी है। ऑडिटर के खुद का बिजनेस का रिस्क, ऑडिटर ने एक दुकान खोल रखी है, उसमें केस चल रहा है, ऑडिटर आ गया तो इससे ऑडिट थोड़ी खराब हो जाएगी। लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी, अदर इवेंट्स करेक्टेड विद ऑडिट, ये ऑडिटर के व्यापार का रिस्क है, ऑडिट का रिस्क नहीं है। और दूसरा रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कभी हो नहीं सकता कि गड़बड़ी नहीं थी और ऑडिटर ने बोल दिया गड़बड़ी है। बिना गड़बड़ी के ऑडिटर कैसे बोल सकता है? ये संभव। अगेन वही चीज़, क्योंकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के हिसाब से ही हम ओपिनियन बनाते हैं, उसी के कंक्लूजन के आधार पर हम ओपिनियन बनाते हैं। तो ये चीज़ तो कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि कंपनी में गड़बड़ी नहीं है और हम बोल रहे हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस ही नहीं होगा कि कंपनी में गड़बड़ी है, राइट। इसलिए हम ये तो कभी बोल ही नहीं सकते। तो ये चीज़ ऑडिट रिस्क में कवर नहीं होती। पहली चीज़ ये कि ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट, राइट। जब वो नहीं है तब हम बता रहे हैं, राइट, कि है मटीरियली मिसस्टेटेड, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा क्या नहीं आएगा, ऑडिटर का खुद का बिजनेस का रिस्क, मतलब ऑडिटर का इनहेरेंट रिस्क, राइट। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाए तो ऑडिटर का खुद का इनहेरेंट रिस्क जो है वो ऑडिट रिस्क में नहीं आता। कंपनी का इनहेरेंट रिस्क आता है, बट ऑडिटर का खुद इनहेरेंट रिस्क ऑडिट रिस्क में नहीं आता, मतलब उसके बिजनेस का रिस्क, राइट। बिजनेस मतलब प्रोफेशन, लॉस फ्रॉम लिटिगेशन हो गया, कोई केस चल रहा है उसका, अदर इवेंट्स हो गए कनेक्टेड टू ऑडिट, या फिर एडवर्स पब्लिसिटी, मतलब ऑडिटर का नाम खराब है कि ये ऑडिटर तो पैसा खाता है, बराबर, ये ऐसा, तो उससे ऑडिटर का ओपिनियन ही चेंज हो जाएगा कंपनी के लिए, राइट। वो तो अपने हिसाब से ही काम करेगा, राइट। वो अभी ये बुक्स के हिसाब से चल रहे हैं, असलियत में वो अफेक्ट होता है, बट अभी बुक्स के हिसाब से चल रहे हैं तो नहीं होता अफेक्ट, ये सब ऑडिटर्स में नहीं आता, राइट। ओके, रिस्क दैट द ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है जबकि नहीं थे, ये इनसिग्निफिकेंट होता है, ऐसा कभी भी ऑडिटर नहीं बोलता। चलिए, असेसमेंट ऑफ रिस्क, हर ऑडिटर टू ऑडिटर बेटा ये रिस्क का असेसमेंट अलग होगा। मेरे हिसाब से रिस्क कुछ और है, तुम्हारे हिसाब से रिस्क कुछ और है। तो ऑडिट रिस्क का जो फॉर्मूला है अपना, असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रूफ जजमेंट, नहीं प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, एंड नॉट अ मैटर केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। टू द पॉइंट आप एकदम कितने परसेंट रिस्क है ये आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑडिटर पे डिपेंड करेगा। जितना नॉलेज, जितना ट्रेन, जितना एक्सपीरियंस, उतना अच्छे से वो इसका असेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं नया हूँ ऑफिस में, तो मैं इतना अच्छे से इसको मेज़र नहीं कर पाऊँगा, बट जो मेरे सर है एकदम फुल सीनियर वाले, सबसे बड़े सर हैं चिराग सर, वो जो देखते हैं, जैसे जिस नज़रिए से, जिस नॉलेज से, जिस एक्सपीरियंस से, जिस कॉम्पिटेंसी से, जिस ट्रेनिंग से कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है कुछ भी देखते हैं, तो झट फटाक से बता देते हैं कि इसमें ये रिस्क है, या इसमें इतना ज़्यादा ऑडिट करना है, इस पर कम ऑडिट करना, वो 2 मिनट में बता देते हैं। मैं उस हिसाब से नहीं बता पाऊँगा। तो वो असेसमेंट ऑफ रिस्क मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। मेरा उतना अभी प्रोफेशनल जजमेंट बिल्ड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है अभी तक ख़त्म, मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है, बहुत सिर्फ 3 महीने का है अभी तक तो। और कॉम्पिटेंसीज, राइट, कॉम्पिटेंसीज तो ठीक है, कॉम्पिटेंसीज में भी वही आ गया, सेम चीज़, एक्सपीरियंस। बस ये 4 चीज़ें आ जाती हैं, नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसीज। वो मेरे और किसी सीए में जिसने आर्टिकलशिप में घिसवाई है, बहुत मेहनत की है, उसमें और मेरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल जजमेंट इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी मेरे को भी टाइम लगेगा, मे भी आगे चल के मेरा उसके जैसा है, उससे अच्छा ओपिनियन हो जाए, बट तब तक उसका भी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, इसके लिए उसका भी ओपिनियन, उसका भी असेसमेंट ऑफ रिस्क चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रोफेशनल जजमेंट पे, एंड नॉट अ मैटर ऑफ कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो कि जो असेस किया बस वही सही निकला। अगर मेरे कोई बड़े सर है, चिराग सर नहीं, और कोई भी समझो सर है, वो उन्होंने जो बताया हो सकता है वो हो जाए,
बट ऐसा गारंटी तो नहीं है कि वो हो ही जाएगा, उतना रिस्क होगा ही, गारंटी तो कभी नहीं होती। तो वही है, नॉट अ मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट एंड द 100% सच बात तो कभी बताई ही नहीं जा सकती कि कितना रिस्क है, राइट। इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मेरे को। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कर सकता है। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ आरओएम, देखो भैया एक अभी मेरे को लगता है अभी तक इतना बहुत हो चुका है, आगे कल देखेंगे बाकी का। सॉरी